Assalamu alaikum students, this is your teacher Ma'am Bushra Shahzad Khan, and today we will discuss the historical evolution of management part B. As you already know, in the last session, that is part A, we shed light on basically historical background and classical approach. And in this session, in this recording, we will focus on behavioral approach, number 4, quantitative approach, number 5, contingency approach, and number 6, political approach. Basically starting from the behavioral approach. Behavioral approach is basically known as the game changer, क्योंकि अगर आपको याद हो, बिल्कुल लास्ट सेशन में मैंने कंक्लूड इस बात पे किया था कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी है या जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी है, उसमें जो एलिमेंट मिसिंग है दैट इज बेसिकली ह्यूमन फैक्टर इज मिसिंग, यानी ह्यूमंस को एज अ टूल, एज अ मशीन कंसिडर किया जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को एज अ मशीन जो है वो लिया जा रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर वर्कर अपनी एफर्ट्स देने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए अगर काबिल नहीं रहा है, देन दैट पर्सन शुड बी रिमूव्ड. उसकी वजह से जो डीह्यूमनाइजेशन फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा उजागर होता है. तो बिहेवियरल अप्रोच से जो है वो एक गेम चेंजिंग फैक्टर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, यहाँ पे सोशलाइजेशन को, ग्रुप बिल्डिंग को, ग्रुप कोहेजन को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया गया है, जो आज से पहली अप्रोचेस में या तो बिल्कुल था नहीं, या अगर था भी, किसी ने अगर हाईलाइट किया भी, तो उसकी एज सच हमें मैनिफेस्टेशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमें नहीं मिलती. सो इसमें हम बेसिकली दो एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ओबी. अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ओबी के बाद हम डिस्कस करेंगे मशहूर ज़माना हॉदॉन स्टडीज़. एडवोकेट्स कहते हैं बेटा किसी भी चीज़ के मानने वालों को, किसी भी चीज़ के प्रोपोनेंट्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी फिलॉसफी के हामी लोगों को हम कहते हैं एडवोकेट्स. सो स्टार्ट करते हैं हम अर्ली एडवोकेट्स ऑफ ओबी से. सो हेयर यू कैन सी इन कॉलम नंबर 1 जितने भी अर्ली एडवोकेट्स थे उनके स्कॉलर्स के मैंने नाम नहीं लिखे, जो मशहूर ज़माना 4 से 5 लोग गुजरे हैं और उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है इस फेज़ में. उन सब का जानना और मानना ये था कि ह्यूमन फैक्टर को अहमियत दी जाए, वर्कर को टूल नहीं कंसिडर किया जाए बल्कि एक एसेट कंसिडर किया जाए. इट्स नॉट अ टोल, इट्स अ टूल, TOOL, टूल कंसिडर किया जाए. ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोशल एंटिटी, लर्निंग एंटिटी कंसिडर किया जाए, जहाँ पे लोग प्रोग्रेस करें, परफॉर्म करें, तो उस पर उनको पनिश ना किया जाए बल्कि उनके साथ नर्चरिंग या उनके साथ जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा कोचिंग वाला एलिमेंट, मेंटोरिंग वाला एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया जाए. मैनेजर्स का रोल मोटिवेशन वाला हो, वो अपने वर्कर्स को स्टिमुलेट करे. वर्किंग कंडीशंस पे खासा फोकस किया गया कि वर्किंग कंडीशंस को सेफ एंड साउंड बनाया जाए ताकि एम्प्लॉयज़ के लिए या वर्कर्स के लिए कोई मसाइल पैदा ना हो. और दूसरी बात, आज से पहले जितने भी अप्रोचेस थी वो ट्रेनिंग को एज एन एक्सपेंस कंसिडर करती थी, लेकिन बिहेवियरल अप्रोच में कंट्रीब्यूशन ये हुई या फ़ायदा ये हुआ कि ट्रेनिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाने लगा. यानी ट्रेनिंग अगर आप अपने वर्कर्स की करेंगे तो उससे वो अपनी करंट जॉब्स भी, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब्स भी और अपने आने वाले फ्यूचर जॉब्स को भी बेहतर तौर से परफॉर्म कर सकेंगे. तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जिससे आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, बट बल्कि इट विल बी प्रॉपरली मैनेज्ड और बेसिकली स्पेंड ऑन अ राइट प्लेस. नेक्स्ट जो आपको एस्पेक्ट नज़र आ रहा है वो है बेसिकली कॉलम नंबर 2 में हॉदॉन स्टडीज़ का. हॉदॉन बेसिकली स्टडीज़ परफॉर्म की गई. इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं. सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, लाइटिंग एलिमेंट को डिस्कस किया गया, बैंक्स में बैंक जिसे कहना चाहिए वायरिंग, रिले रूम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए. इन तमाम तरह एक्सपेरिमेंट्स में एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया गया. वो हाइपोथेसिस ये था कि जो लाइटिंग इंटेंसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी. आई अगैन रिपीट, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हॉदॉन स्टडीज़ में परफॉर्म किए गए, बेसिकली एक कंपनी थी इलेक्ट्रिक मायो कंपनी जो कि शिकागो में बेस करती थी, और वहाँ के जो मैनेजर्स थे या वहाँ के जो बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने हार्वर्ड से कुछ प्रोफेसर्स को बुलाया और उन्होंने जो है वो इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया और एक हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया गया कि अगर
जो लाइटिंग कंडीशंस है यानी जहाँ पे भी वर्कर काम कर रहे हैं उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है प्रोडक्टिविटी से। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल बताती हूँ। एक रूम में या एक जगह पे बहुत सारे लोग वर्कर्स को इकट्ठा किया गया और उनको कुछ टारगेट्स दे दिए गए। एक फेज में किया ये गया कि लाइटिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। जो लाइटिंग इंटेंसिटी थी या उस कमरे में या वर्किंग कंडीशंस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो लाइटिंग इंटेंसिटी उस थी उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया। तो अंडरस्टूड सी बात है, जब प्रॉपर लाइटिंग मिलेगी, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस होंगी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब आप लोग मुझे थोड़ा सा सोच के ये बताएं कि अगर वहाँ पे लाइटिंग को, उस जगह पे, उस रूम पे लाइटिंग को या उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा डिम कर दिया जाए, थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए, तो प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आया अब भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखा ये गया, दैट वाज अ मिरेकल। कॉमन सेंस तो ये कहती है, लॉजिक तो ये कहती है, रैशनैलिटी तो ये कहती है कि अगर आप लाइटिंग कंडीशंस को कम करेंगे तो जाहिर बात है प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन अमेजिंगली, मिरेकली रिजल्ट्स कुछ और आए। लाइटिंग इंटेंसिटी को कम करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अब उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे? यानी उन मतलब साइंटिस्ट ने या उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये सोचा, हम तो ये समझ रहे थे कि लाइटिंग का डायरेक्ट कोरिलेशन है प्रोडक्टिविटी से, बट वी थिंक देर आर समथिंग एल्स, देर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि काम कर रहे हैं इसमें, और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। सिर्फ लाइटिंग ही एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, देर आर सम अदर फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या थे? स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे स्लाइड्स नज़र आ रहे हैं। उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बेटा याद रखिएगा, HRM के डिसिप्लिन की या फील्ड की जो इब्तिदा हुई है या जो फाउंडेशन बनी है वो हॉथॉर्न स्टडीज़ से ही बनी है। तभी हम बिहेवियरल अप्रोच को या हॉथॉर्न स्टडीज़ को गेम चेंजर के तौर पे भी बुलाते हैं। वर्कर्स को काम के दौरान डिफरेंट इंटरवल्स दी गई, डिफरेंट ब्रेक्स दी गई, और काम को कंटिन्यूटी में करने के बजाय उन्होंने डिफरेंट इंटरवल्स में परफॉर्म किया। अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ग्रुप कोहेजन या ग्रुप टारगेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी इंडिविजुअल के बजाय ग्रुप अगर अपनी कलेक्टिवली टारगेट्स को मीट करेगा तो उसका प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आया। नंबर 3, मैनेजर्स स्टिमुलेशन। व्हाट डज इट मीन? यानी मैनेजर का रोल इतना ज़्यादा इफेक्टिव था, इतना ज़्यादा वाइटल था, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट था कि फॉर द फर्स्ट टाइम मैनेजर एक लीडिंग रोल में आया। मैनेजर मोटिवेट कर रहा है, मैनेजर जो है वो गलती करने पे पनिश नहीं कर रहा है बल्कि नर्चर कर रहा है, मेंटोर कर रहा है, कोच कर रहा है। इस तरह के फैक्टर्स जो है वो मैनेजर ने इंट्रोड्यूस करवाए या सुपरवाइजर ने इंट्रोड्यूस करवाए। हालांकि इससे पहले वाली अप्रोचेस में मैनेजर का रोल या सुपरवाइजर का रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, और जिसे कहना चाहिए बड़ा कमांडिंग रोल होता था, बड़ा डायरेक्टिव रोल होता था। नेक्स्ट इज इस पूरे हॉथॉर्न स्टडीज़ में जो वर्क डे की जो लेंथ थी, फॉर एग्जांपल अगर लोग पहले 16 आवर्स काम किया करते थे तो उनका जो वर्क डे लेंथ था उसको रिड्यूस किया गया, और इसी तरह से जो वर्क वीक लेंथ था, 7 डेज अ वीक अगर वर्कर काम करता था तो उसको रिड्यूस किया गया, 5 डेज और 6 डेज अ वीक पे लाया गया। सो दीज वर सम अदर फैक्टर्स जो कि हॉथॉर्न स्टडीज़ में लाइटिंग इंटेंसिटी के अलावा प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए काम आते हैं। एंड एज यू कैन सी, HRM फील्ड की बुनियाद भी यहीं से स्टार्ट होती है कि अगर आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली काम करवाना है या टैलेंट को मैनेज करना है या टैलेंट को नर्चर करना है, तो इन चारों के चारों पॉइंट्स या पांचों पॉइंट्स पे आपने फोकस करना होगा। सो दिस वाज बेसिकली द बिहेवियरल अप्रोच। The next thing which we have to discuss is basically the quantitative approach। और quantitative approach में हम जिन दो school of thoughts को discuss करेंगे, that is basically linear programming। इस पे तो कुछ computer science की field में तो एक पूरा course भी offer होता है। And the second school of thought is TQM, that is total quality management। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BBA में या MBA में मैनेजमेंट साइंस का कोर्स पढ़ लिया है तो उनको अच्छी तरीके से आइडिया होगा कि क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होती है, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस का कोर्स इज
ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। ये क्या है? लेट्स एक्सप्लोर इट। बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच को अप्लाई किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इन तमाम तर टेक्निक्स को बिजनेसेस ने भी अडॉप्ट किया। क्वांटिटेटिव अप्रोच में आप सहारा लेते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स का, मैथमेटिकल इक्वेशंस का, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का। जिन स्टूडेंट्स ने क्यूटीआईए पढ़ ली है तो उनको अच्छी तरह से आइडिया होगा व्हाट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑल अबाउट। यहाँ पे हम सारा लेते हैं सिमुलेशंस का। सिमुलेशंस क्या होती हैं? आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है जो कि बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन का एम्बियंस या एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके देता है, उसको हम कहते हैं सिमुलेशंस। गेमिंग में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पायलट्स प्रोड्यूस करने हैं या मुझे पायलट्स की ट्रेनिंग करनी है, तो पायलट्स को मुझे एक्चुअल प्लेन में ले जाने से पहले या उनको एयर जेट्स देने से पहले या उनको जिसे कहना चाहिए एक्चुअल ट्रेनिंग से पहले उनको सिमुलेशंस दी जाती हैं, ताकि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हुए उन्हें पता चल जाए कि रियल लाइफ में क्या क्या बैरियर्स या क्या क्या हिंड्रेंसेस या क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकेंगे। आई अगेन रिपीट, गेमिंग में तो सिमुलेशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये सारी की सारी चीज़ें हम अप्लाई क्यों करते हैं? क्वांटिटेटिव मेथड्स वगैरह, इसलिए कि हमें काम में प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है। आई अगेन रिपीट, हमें काम में प्रिसिशन रिक्वायर्ड होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा कि हमें डिस्कस करना है लीनियर प्रोग्रामिंग और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को। नाउ द क्वेश्चन इज, लीनियर प्रोग्रामिंग की यूटिलिटी कहाँ है? रिसोर्सेस को अगर आपने प्रॉपरली एलोकेट करना है, जो किसी भी मैनेजर का काम होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन बनाना है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इन्वेंट्री लेवल्स क्या होने चाहिए, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वेस्टेज कम से कम कैसे मुमकिन हो, ये तमाम की तमाम चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग में डील होती हैं। और हम इन तमाम के तमाम चीज़ों को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उसमें फ्लॉस को, डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करते हैं और फिर उन डेफिशिएंसीज पे करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। द नेक्स्ट अप्रोच इज TQM, total quality management. The next approach is, I again repeat, total क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज़ की बात करती है? कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आई अगेन रिपीट स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। कहते हैं कि वेरी गुड इज नेवर गुड, वेरी गुड इज नेवर गुड इनफ। यानी अगर आपने कुछ बेंचमार्क्स अचीव कर भी लिए हैं, तो स्टिल क्वालिटी इज समथिंग विच कैन बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, आई अगेन रिपीट, वेरी गुड इज नेवर गुड इनफ। यानी अगर आपने कोई बेंचमार्क्स, कुछ स्टैंडर्ड्स अचीव भी कर लिए हैं, तो वो स्टैंडर्ड्स दोबारा से रिवाइज हो सकते हैं और आप अपनी यार्ड स्टिक को, अपने बार को मजीद हाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। क्वालिटी को मजीद हमेशा कंटिन्यूटी में इम्प्रूव होते चले जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा हम क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें? पहले आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करें। किसके अगेंस्ट मेजर करेंगे? जो गिवन टारगेट्स होंगे, जो स्टैंडर्ड्स होंगे। और उसके बाद जो है फिर आप क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल पे फोकस करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेंगे अगर कोई डिविएशंस आती हैं तो। नेक्स्ट जो TQM बात करता है जिस फैक्टर की, दैट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर से वो नहीं होता TQM के नज़रिए के मुताबिक जो कि आपका एंड यूज़र है या आपका बायर है। TQM के नज़दीक कस्टमर आपका वो भी है जो आपका इंटरनल एम्प्लॉय है, और इसका क्रिएट होता है रिपल इफेक्ट। व्हाट डज इट मीन? अगर एम्प्लॉय को खुश रखेंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, तो अल्टीमेटली आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की TQM में इतनी ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन मिलती है। फर्दर TQM में ये कहा जाता है कि अगर आपने क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट पे फोकस ना करें, ईच एंड एवरी स्टेप पे क्वालिटी को इंश्योर कराना ज़रूरी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है कब मुमकिन होंगी? जब आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, और मेजर करने के लिए आपने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का सहारा लेना है, ताकि आपको अपने डेटा में कॉन्फिडेंस इंटरवल या जिसे कहना चाहिए सिग्निफिकेंट डिविएशंस का आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर आप उस पर करेक्टिव एक्शंस या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हाईलाइट कर सकते हैं।
The next approach is all about contingency approach. Now the question is, what is contingency approach? Contingency को हम situation based approach भी कहते हैं. यहाँ पे आप बेटा देख रहे होंगे कि एक ब्लैक से एक फ्रेज लिखा हुआ है और उस पे एक स्ट्राइक भी लगी हुई है, उसको कैंसिल भी किया गया है. One size fits all is not the solution. I again repeat, one size fits all is not the solution. यानी एक ही चीज से, एक ही साइज से, यानी एक ही क्राइटेरिया से या एक ही मेथड से तमाम तर चीज़ों को फोकस नहीं किया जा सकता या तमाम तर चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जा सकता. चलें जी, अब डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट कॉन्टिजेंसीज क्या होती हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में क्या डिफरेंट डिसीजंस हमें लेना ज़रूरी है, जो कि मैनेजमेंट का नया पॉइंट ऑफ व्यू या मैनेजमेंट का नया कॉन्टेक्स्ट है या मैनेजमेंट की एवोल्यूशन को हाईलाइट करता है. साइज नंबर वन, एज यू कैन सी, स्मॉल स्केल कंपनीज किसी और तरीके से हैंडल होंगी, लार्ज स्केल कंपनीज किसी और तरीके से हैंडल होंगी. वो स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल स्केल में एप्लीकेबल है वो कभी भी लार्ज स्केल में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, बिकॉज द कॉन्टिजेंसीज आर डिफरेंट, बिकॉज द सिचुएशंस आर डिफरेंट. द नेक्स्ट वन इज, एज यू कैन सी, टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी का सवाल यह है कि आप अपनी कंपनी में रूटीन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं या नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. रूटीन की टेक्नोलॉजी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, आपका एक छोटा सा स्टोर है, सैलून है या बुटीक है, वहाँ पर टास्क वेराइटी आपके पास बहुत कम है, यानी आप वेराइटी ऑफ टास्क तो परफॉर्म नहीं कर रहे, आप सिमिलर काइंड ऑफ टास्क या सेम नेचर ऑफ टास्क या रिपीटेड नेचर ऑफ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. वहाँ पे आप कोई ना कोई लेस कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी रूटीन की टेक्नोलॉजी में कंसिडर होगा. ऑन द कॉन्ट्रेरी, नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे रिटेल आउटलेट्स हैं, मेरे स्टोर्स हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में तमाम तर प्रोविंसेस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. ठीक है जी, वहाँ पे आपके पास टास्क वेराइटी, यानी आप डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे आपको अपनी टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स of the region, according to the product portfolio of that particular region. डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट तरह की चीज़ें अप्लाई होंगी. तो यहाँ पे आपके पास नॉन रूटीन टेक्नोलॉजी है. अगेन हम मेन टॉपिक से इसको रिलेट करते हैं. द कॉन्टिजेंसीज आर डिफरेंट, द सिचुएशंस आर डिफरेंट, सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल. थर्ड एलिमेंट है हमारे पास एनवायरमेंट अनसर्टेनिटी. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस स्टेबिलिटी को फोकस करती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज डायनामिक एनवायरमेंट, अनसर्टेनिटी या अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट को ज़्यादा फोकस करती हैं. तो वो स्ट्रक्चर जो कि स्टेबल एनवायरनमेंट में मैनिफेस्ट हो रहा है वो डायनामिक या अनप्रिडिक्टेबल या अनसर्टेन एनवायरनमेंट में फॉलो नहीं हो सकता. और फिर बात वही आ जाती है, कंपनी टू कंपनी कॉन्टिजेंसीज वेरी, कंपनी टू कंपनी सिचुएशंस वेरी करती हैं. The next one is, as you can see, the potential of the workforce. Potential of the workforce किस चीज़ को हाईलाइट करता है? हर एक एम्प्लॉय की, हर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे अगर हम कहें तो जो बेसिकली नीड फॉर ग्रोथ है, जो प्रोफिशेंसीज हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो डिज़ायर टू ग्रो है, ये वेरी करती है. दैट्स वाई कॉन्टिजेंसीज आर डिफरेंट एंड इट इज़ अ सिचुएशन बेस्ड अप्रोच. इट इज़ कॉन्टिजेंसी इज ऑल्सो बेसिकली नोन एज इफ दैन रिलेशनशिप. अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा लाहे अमल इख्तियार करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, कल्चर. कल्चर भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है और हमने इसकी ऑलरेडी एग्जांपल्स भी देख ली थी कि कुछ कल्चर्स कंपनी के ओपन डोर पॉलिसी पे फोकस करते हैं और कुछ कल्चर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के क्लोज डोर पॉलिसी पे फोकस करते हैं. वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं की जाती. वो कल्चर जो कि क्लोज डोर पॉलिसी के हैं, वो कल्चर जो कि ओपन डोर पॉलिसी को फोकस करते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर भी किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड भी किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को का जो फ्लो है वो टॉप बॉटम, बॉटम अप्रोच और साइडवेज या लेटरल वेज में पॉसिबल है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिजेंसीज, जिसमें हमने ये बेसिकली 5 फैक्टर्स को डिस्कस किया.
one is the political approach and political approach में basically हम discuss करेंगे power game को. ओके, हेयर यू कैन सी पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट अ पावर गेम. पावर गेम क्या होता है, बेसिकली आपके पास पावर होने का मकसद ये है कि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या दूसरों को इस बात पे आमादा कर सकते हैं कि हमें इस डायरेक्शन को फॉलो करना है और ताकि हम इस तरह से कंपनी के डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स या आउटकम्स को मीट कर सकें. पावर के स्टूडेंट्स आई वांट टू हाईलाइट दो साइड्स है, एक डार्क साइड है, एक लाइट साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है. जैसे मैं बार बार आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस करती हूँ, हर चीज़ के जैसे टेक्नोलॉजी के प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, इसी तरह पावर के भी प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, पावर का जो डार्क साइड है वो क्या है. पावर का डार्क साइड या नेगेटिव साइड ये है कि आप सेल्फ सर्विंग हो जाएं, यानी तमाम का तमाम क्रेडिट खुद लेके जाएं, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करें, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करें. काम अच्छा हो गया तो खुद को क्रेडिट दें और काम अगर बुरा हो गया, रिजल्ट्स अगर बुरा हो गया तो आप ब्लेम गेम स्टार्ट कर दें. यहाँ पे आप इंटेंशनली कोलिशन को क्रिएट करें, इंटेंशनली लोगों के दरमियान जो है वो कोलिशन जो है वो डेवलप की जाए. दूसरी बात यह है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की डिपेंडेंसी अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रखें और उनको सेल्फ डायरेक्टेड ना होने दें. ये सारे के सारे पावर गेम है जो कि हमें पता है कि बहुत सारी कंपनीज में देखने के लिए मिलते हैं, जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं. रिसोर्सेज को प्रॉपर तौर पे एलोकेट ना करें, किसी यूनिट को, डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए, किसी को कम दे दिए, तो बेसिकली आप यहाँ पे नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म को फॉलो कर रहे हैं. और डार्क साइड हाईलाइट करती है जीरो सम फिनोमेना, यानी कि जीरो सम मीन्स सामने वाला बिल्कुल खाली हाथ, एम्प्टी हैंड खड़ा रहे और जो कुछ प्रिविलेजेस मिले या जो कुछ जिसे कहना चाहिए बेनिफिट्स मिले वो सिर्फ मुझे या मेरे लाइक माइंडेड लोगों को मिले. तो कंपनीज में ये अप्रोच भी फॉलो की जाती है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑन अ पॉजिटिव साइड. ये पावर की नेगेटिव साइड है विच शुड नॉट बी फॉलोड. जो लाइटर साइड है या जो पॉजिटिव साइड है पावर की, वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट तो एक नेचुरल चीज़ है. जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ख़ास तौर से अगर डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स काम करेगी तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, उनके दरमियान इश्यूज तो क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट इज़ इनएविटेबल. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे डार्क साइड में होता है कि आप अगर आगे बढ़े, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने बैक स्टैबिंग और लेग पुलिंग को कैंसिल किया है. बैक स्टैबिंग करके, लेग पुलिंग करके आगे नहीं बढ़ना है. अगर आपने कोई अच्छा काम किया है उसकी मैनिफेस्टेशन अगर आप पॉजिटिव तरीके से करें, उसकी एक्नॉलेजमेंट अच्छे तरीके से करें, सो दैट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड. तो विन विन स्ट्रैटेजी, मेरे लिए भी राहें खुल जाएं और आपके लिए भी एवेन्यूज खुल जाएं. इसकी एक जीती जागती एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस. कंपनीज ट्रेड यूनियंस या लेबर यूनियंस फॉलो करती हैं या फॉर्म करती हैं या क्रिएट करती हैं ताकि ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर इंटेंशनली जो लेबर क्लास है या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनके राइट्स को सबोटाज करे या उनको एक्सप्लॉइट करे या उनकी एफर्ट्स को, उनकी सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करे. इसलिए लेबर यूनियंस बनाई जाती हैं ताकि लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव को भी अपनी वॉइस, अपनी कंप्लेन, अपनी ग्रीवेंसेस को लॉन्च करने का, अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने का भरपूर मौका मिले. ठीक है जी. तो दैट इज़ ऑन अ पॉजिटिव साइड. दैट इज़ एन अनदर डिबेट के हमने देखा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड यूनियंस ने पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया. उन्होंने लॉबीज़ क्रिएट करी, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और वो लॉबीज़ या ट्रेड यूनियंस नेगेटिव साइड पे चली गई. अगेन दैट्स एन अनदर डिबेट. लेकिन ट्रेड यूनियंस को फॉर्म इसलिए किया जाता है कि कोई एक एंटिटी या कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट ना कर सके. एवरीबडी विल बी हैविंग अ लेवल playing field, everyone will be having a win-win scenario. So this was all about from this chapter. In the end, I would like to give you a brief overview of the basically slides which we discussed today. हमने evolution of management को discuss किया behavioral context में,
जिसमें हमने डिस्कस किया एडवोकेट्स ऑफ ओबी, जिनका ये कहना है कि ह्यूमन रिसोर्स या पीपल या मैन पावर या एम्प्लॉयज़ आर एन एसेट, दे आर नॉट अ टूल। फिर हमने क्वांटिटेटिव अप्रोच को डिस्कस किया कि अगर आपको काम में प्रिसिशन चाहिए, एग्जैक्टनेस चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो आपने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करना है। नंबर 3, सिचुएशन बेस्ड अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच। सिचुएशन ये डिसाइड करेगी कि हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होना चाहिए। इट मीन्स कोई फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए, कोई फिक्सेशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी इन योर अप्रोच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर पॉलिटिक्स एक हकीकत है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए प्रॉपरली, इसके लिए विन विन स्ट्रैटेजी इज़ द बेस्ट रिजॉर्ट। थैंक यू क्लास।